135 सीटें आई हैं कांग्रेस के खाते में। बीजेपी 66 सीटों पर सिमट गई, जबकि जेडीएस को 19 सीटों से जो है पर ही संतुष्ट रहना पड़ा या संतोष करना पड़ा कह सकते हैं, और अन्य के खाते में 4 सीटें गई हैं। कांग्रेस खुश है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। भावी जीत के सपने देखने शुरू हो चुके हैं और 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे ऐसे बयान भी आने लगे हैं। चुनाव दर चुनाव हारने के बाद जो निराशा कांग्रेस में छा रही थी, उस पर अब फुल स्टॉप लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने देखा कि कैसे कई कांग्रेसी बड़े छोटे नेता पार्टी छोड़कर वैसे ही चले गए जैसे डूबते हुए जहाज से चूहे निकलकर भागते हैं। सत्ता, सुख और पद की लालसा में बहुत से नेताओं ने भाजपा के भगवा गमछे को ओढ़ लिया था, और ऐसे ही नेताओं की वजह से आज की राजनीति में विचारधारा किनारे रह जाती है और सत्ता सुख सबसे ऊपर दिखाई देता है। लेकिन कर्नाटक चुनाव में जनता ने साबित कर दिया कि लोकतंत्र में विचारधारा की कितनी जरूरत है। भाजपा ने करीब 2 साल से सांप्रदायिकता को आगे रखते हुए हिजाब, हलाल, अजान और बीफ पर प्रतिबंध जैसे मुद्दे गढ़ने का काम किया, और चुनाव के आखिर तक बजरंगबली की जय तक भाजपा पहुंच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारी मर्यादाओं को ताक पर रखते हुए लोगों से बजरंगबली की जय बोलकर वोट देने को कहा, और चुनाव आयोग को इसमें भी कुछ गलत नजर नहीं आया। अब जरा सोचिए कि अगर बजरंगबली की जय के जवाब में दूसरे धार्मिक नारों को भी उछाला जाता तो क्या होता? क्या हालात नहीं बिगड़ते? गनीमत रही कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भाजपा नेताओं की धमकियों और घुड़कियों के बावजूद कर्नाटक में माहौल शांत और सद्भावपूर्ण है। केरल स्टोरी का जवाब कर्नाटक स्टोरी के रूप में देश के सामने आ चुका है कि नफरत और झूठ का कारोबार अधिक वक्त तक नहीं चल सकता। नफरती कारोबार के शेयर पिछले 9 सालों में देश में खूब बढ़े हैं, वैसे ही जैसे अडानी के शेयर बढ़े थे। लेकिन राहुल गांधी ने इस दुकान के शटर गिराने में काफी हद तक सफलता प्राप्त कर ली है। वैसे राहुल गांधी इस जीत की भूमिका अक्टूबर 2022 में ही बांध चुके थे, या कहें तो लिख चुके थे, जब भारत जोड़ो यात्रा लेकर के राहुल गांधी कर्नाटक में पहुंचे थे और करीब 21 दिनों में 7 जिलों से होते हुए 511 किलोमीटर का सफर उन्होंने तय किया था। इन 7 जिलों की 20 सीटों में से कांग्रेस ने 15 पर जीत दर्ज की है इस बार। 20 सीटों, ये 20 सीटें वो हैं जहां से राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा निकली थी। 7 जिले, और इनमें से 15 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है। 20 में से बीजेपी ने महज 2 सीट हासिल की है, यानी उस पर जीत दर्ज की है, और वहीं जेडीएस, जनता दल सेकुलर के खाते में 3 सीटें गई हैं। जबकि 2018 को अगर याद कीजिए तो 2018 में इन 20 सीटों में से केवल 5 सीट पर ही कांग्रेस जीत पाई थी, यानी कि कांग्रेस के खाते में 10 सीटों का इजाफा हुआ है। 5 की जगह 15 सीटें कांग्रेस के खाते में है, और भाजपा उस वक्त जबरदस्त इजाफा ही इजाफा था, 104 सीटें थी। इसी चुनाव में भाजपा ने 15 केंद्रीय मंत्रियों को, 128 राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को उतार दिया था, और इसके अलावा, मतलब मैं बात कर रहा हूं कर्नाटक चुनाव 2023 की, और 15 केंद्रीय मंत्री, 128 राष्ट्रीय स्तर के नेता, और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ब्रांड एम्बेसडर दोनों, ये भी मैदान में ही थे। और इन दोनों के अलावा 2 इनके और फायर ब्रांड नेता उस ढंग से कहें हिंदुत्व के पुजारी, 2 बड़े, आजकल बीजेपी के 2 बड़े हिंदुत्व के पुजारी कौन हैं? जरा याद कीजिए फटाफट। एक हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और दूसरे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, जो हैं असम के मुख्यमंत्री, जो पहले कभी राहुल गांधी के साथी होते थे और आजकल राहुल गांधी से इतने दुखी हैं कि राहुल गांधी अगर आह भी भरते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, पर दर्द वहाँ होता है। चलिए खैर, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा का स्ट्राइक रेट अच्छा है। 11 रैलियां उनकी हुई हैं, और उसमें 5 जगह पे 11 सीटों पर रैलियां हुई, 5 सीटों पर जीत हासिल हुई है। स्ट्राइक रेट खराब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी है, स्ट्राइक रेट खराब अमित शाह का भी है, स्ट्राइक रेट खराब योगी आदित्यनाथ का भी है, और स्ट्राइक रेट जो खराब ऐसे भी कई इनके नेताओं के हैं। तभी तो 66 सीटें आई हैं। 66 न कहें, 65 ही कहें, क्योंकि मात्र 16 सीटों से बेंगलुरु की एक सीट, ग्रेटर बेंगलुरु की एक सीट भाजपा के नाम कल रात को हुई है, और वो सीट है जहां से तेजस्वी सूर्या आते हैं।
रात को अचानक तेजस्वी सूर्या साहब पहुंच गए। लगभग 150 सीटों से कांग्रेस का प्रत्याशी आगे चल रहा था, लेकिन सूर्या साहब के पहुंचने के बाद 16 मतों से बीजेपी जीत गई। चलिए, जीत और हार ये सब चलता रहता है सियासत में, लेकिन उसके अलावा ये समझने की हम कोशिश करेंगे आज इस कार्यक्रम में कि क्या इस चुनाव ने भाजपा को तोड़ दिया है, जो हम लिख भी रहे हैं। क्या भाजपा को इस चुनाव ने तोड़ दिया है? कर्नाटक के चुनाव में क्या भाजपा टूट गई है, समझेंगे। लेकिन उससे पहले इस चुनाव में एक सबसे बड़ा मुद्दा, चुनाव का टर्निंग पॉइंट कहां है, वो आपको बताना चाहता हूं। इस चुनाव का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 91 गालियां गिना रहे थे, और यहीं से इस चुनाव का टर्निंग पॉइंट माना जाएगा। हमारे तमाम साथी जुड़ेंगे, उनसे भी हम इस विषय में बात करेंगे। लेकिन आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे थे। आप सब कई बार सुन चुके हैं, अब आज से ये चैप्टर धीरे धीरे क्लोज हो जाएगा, तो एक बार रिकॉल कर लें, क्या बुराई है। जरा सुन लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे कह रहे हैं कि 91 टाइम्स नहीं, 91 टाइम मुझे गालियां दी गई। आइए जरा 91 टाइम सुनते हैं प्रधानमंत्री। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता, तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती, ऐसी दयनीय स्थिति नहीं आती। तो सुन रहे थे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 91 बार गालियां। क्यों कह रहा हूं मैं कि ये इस चुनाव का टर्निंग पॉइंट था। प्रधानमंत्री जब गालियां गिनाने लगे तो आप समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए। जरा पहले आगे और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, समझने के लिए बहुत कुछ है आज इस कार्यक्रम में। रविवार का दिन है, घूमता हुआ आईना आप सबके सामने पेश हो चुका है, थोड़ी देर में आप उसको देख लेंगे, वीकली प्रोग्राम हमारा। लेकिन उसके अलावा ये प्रोग्राम जो रोज शाम को हम करते हैं और रविवार को जनरली नहीं होता था, नहीं करते थे, लेकिन जब से ये चुनाव सामने है तो हर दिन हम आपके सामने मौजूद रहते हैं। आज भी मौजूद हैं और आप सबकी मौजूदगी की चाहत है। अगर देखिए तो अच्छा लगता है और कमेंट लिखते हैं आप तो और भी अच्छा लगता है। आइए सुनते हैं कि राहुल गांधी इस पर क्या कुछ कह रहे थे। राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री को कहा था कि आप अगले अपने भाषण में मेरे इन सवालों का जवाब दीजिए। जरा सुनते हैं कि ये 91 टाइम जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 91 बार गालियां दी मुझे, गिन करके जो गालियां वो बता रहे हैं, तो उस पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था। क्यों आज रिकॉल करवा रहा हूं उनके इन भाषणों को, राहुल के भाषण को, और इसके बाद प्रियंका के भाषण को भी सुनेंगे। क्यों गिनवा रहा हूं, क्यों सुनवा रहा हूं, ये जरा बाद में बताएंगे, बाद में हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सुन लेते हैं राहुल गांधी को। आप कर्नाटक के चुनाव में आते हो, कर्नाटक की बात नहीं करते हो, अपनी बात करते हो। आपको यह बताना चाहिए कि आपने पिछले 3 सालों में कर्नाटक में क्या करवाया। आपको यह भी कहना चाहिए कि अगले 5 सालों में आप क्या करने वाले हो। कर्नाटक के युवाओं के लिए क्या करोगे, शिक्षा के लिए क्या करोगे, स्वास्थ्य के लिए क्या करोगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या करोगे, यह आपको अपने भाषण में बोलना चाहिए। ये चुनाव आपके बारे में नहीं है, ये चुनाव कर्नाटक के जनता और कर्नाटक के भविष्य के बारे में है। आप कहते हो कि कांग्रेस ने मेरे ऊपर 91 बार आक्रमण किया, मगर आप ये कभी नहीं कहते हो कि कर्नाटक के लिए मैंने क्या किया। अगले भाषण में आप ये बताइए कर्नाटक की जनता को कि पिछले 3 सालों में आपने कौन सी चीजें की और अगले 5 सालों में आप क्या करने जा रहे हो। और दूसरी बात, जैसे हम यहां आते हैं,
हम भाषण देते हैं, हम अपनी नेताओं के बारे में बात करते हैं। सिद्धरमैया जी ने क्या किया, डीके शिव कुमार जी क्या करते हैं, हम सब नेताओं के नाम लेते हैं। आप आते हो, आप अपने चीफ मिनिस्टर का नाम तक नहीं लेते हो, आप येदियुरप्पा जी का नाम तक नहीं लेते हो। आपके भाषण सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के बारे में होते हैं। एक दो बार आप येदियुरप्पा जी का भी नाम ले लीजिए, बोम्मई जी का भी नाम ले लीजिए, उनको अच्छा लगेगा। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप गालियां गिनाते हो, 91 बार आक्रमण किए भी कांग्रेस ने मुझ पर, लेकिन आप ये नहीं बताते हो कि आपने कर्नाटक के लोगों के लिए क्या किया। आप ये नहीं बताते हो कि आपने कर्नाटक के लोगों के लिए क्या किया। सवाल यहीं से उठता है दोस्तों, यहीं से राहुल गांधी ने इस चुनाव को पिक कर लिया अपने झोले में, यानी अपनी झोली में। यहीं से राहुल गांधी ने इस चुनाव को डालना शुरू कर दिया था और ये चुनाव राहुल बनाम मोदी हो चला था। और राहुल बनाम मोदी बनाने में एक बड़ा रोल राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का भी था। प्रियंका गांधी ने भी जोरदार हमला बोला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। जरा उसको भी रिकॉल करते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे, समझेंगे किसका कितना स्ट्राइक रेट है, ये भी समझेंगे। और ये भी समझेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा से क्यों हैरान परेशान है बीजेपी और कैसे टूट चुकी है बीजेपी कर्नाटक चुनाव के बाद, ये भी समझेंगे। पहले सुनते हैं प्रियंका गांधी को। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। तो शायद यहीं से प्रियंका गांधी ने भी समझ लिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में जबरदस्त घबराहट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं, हैरान हैं, परेशान हैं और किसी भी हालत में वो इस जीत को राहुल गांधी की झोली में नहीं डालना चाहते हैं। राहुल गांधी का स्पेशली नाम ले रहा हूं दोस्तों, कांग्रेस का नाम नहीं ले रहा, प्रियंका गांधी का नाम यहां मैं नहीं ले रहा हूं। यहां हम राहुल गांधी का नाम क्यों ले रहे हैं ये भी समझेंगे। तो बहुत कुछ समझने की बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय